बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं, मरियम नवाज साहबा के दौरे भी जारी हैं और उन पर तनकीद भी जारी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ऐन वो वक्त जब सैलाब सिंध का रुख कर रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और दूसरी जानब यह बहस भी हो रही है कि क्या लाहौर में आने वाले सैलाब के बाद रावी किनारे बनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है। देखें, मेरा ख्याल है कि हम इस वीडियो में ना 4-5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो आने वाला तूफान, जो आइंदा तूफान है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, जिन चेयरमैन साहब के आपने तज़किरा किया, वो बाकायदा ऐसा लगा कि जैसे पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर हैं मरियम नवाज साहिबा के। बिल्कुल वो एक मशहूर सेइंग है ना, मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा मुल्ला बगो, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। कि तुम मेरी कमर पे खारिश करो, मैं तुम्हारी कमर पे खारिश करता हूँ, क्योंकि हम दोनों के हाथ वहां नहीं पहुंचते। सही। तो वैसे ये सवाल भी मौजूद है अपने तौर पर कि बिलावल की तारीफ मरियम नवाज साहिबा के प्रोफाइल में कोई इजाफा करेगी या उनके ऊपर तनकीद पर मजीद इजाफा होगा, ये सवाल अपने तौर पे मौजूद है। दूसरा, जो एक लोहे और सरिये वाला प्रोजेक्ट है नया, वो भी मिल गया है। दरिया के अंडों का भी तज़किरा करेंगे। अब दरिया के अंडे भी बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है जो मुझे पता चली, और इसे कहते हैं फोक विजडम। सही। जो दरिया के अंडों की बात है उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा की जो अभी तक का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, उसमें हर गुजरते दिन के साथ कोई नया ब्लंडर सामने ना। देखें, मैं डाउट ये कतन भी नहीं कर रहा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कोई एफर्ट नहीं कर रही या नहीं कर रही होंगी। अपने तौर पर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी सियासतदान हो, ये गैर मुमकिन है कि वो ये चाहे कि उसके इलाके में, उसके राजधानी में, उसके प्रोविंस में, या जो उसके डोमेन में आने वाला या उसके परव्यू में आने वाला इलाका है, वहाँ पर कोई भी आफत तबाही मचा दे और हुकूमत कहीं नज़र ना आ रही है। वो खुद तो नहीं चाहेगा ना। असल सवाल आता है कैपेसिटी टू डिलीवर का, और दूसरा आपकी तरजीहात का। सही। यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ मरियम नवाज साहिबा की जो तरजीह नज़र आ रही है, वो बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रही कि ये एक आफत है, ये एक ट्रेजेडी है, इसमें लोगों को हेल्प आउट करना है। नहीं, वो पूरा पंजाब हुकूमत का फोकस ये नज़र आता है कि ये शायद एक मूवी है और इस मूवी में हमने हीरोइन बन के सामने आना है, और मतलब सीन्स फिल्म। हाँ, यानी कि हम ये विलन है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, यानी ये ऑप्टिक्स। और उसमें हर गुजरते दिन के साथ देखें ब्यूरोक्रेसी चूना लगाती है। आपके पास माजी में मिसालें भरी पड़ी हैं। यानी एक मरतबा जब सैलाब आया था पीपल्स पार्टी के दौर में, तो मियाँ वाली में एक जगह का दौरा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। जी। वो अस्पताल भी जाली था, उस अस्पताल में मरीज भी जाली थे, उस अस्पताल में डॉक्टर्स भी, यानी पूरे का पूरा MBBS वाला हॉस्पिटल वो उस तरीके से। और उसके बाद जैसे ही वो दौरा खत्म हुआ, उसके बाद मरीजों के हाथ पे, यानी कि जाली मरीजों के हाथ पे 5-5 हज़ार रुपए रखे गए और वो जनाब सेहतमंद हो गए, रफू चक्कर हो गए। और ये वाले काम जो है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। अब जाहिर है कि आप अगर अंदाज़ा लगा लें कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका सैलाबज़दा इलाके का दौरा करना, जहाँ पर एग्जैक्टली आफत है, हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर इस वक्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने की वजह से, या हेलीकॉप्टर के लैंड करने की जगह ना होने की वजह से, या आपके कश्ती पे बड़े तादाद में लोगों के वहाँ पहुँचने में कोई मसला हो सकता है। लिहाजा आप एक ऐसी जगह को ऑप्ट करते हैं जो थोड़ा सा एक्सेस ईजी हो, वहाँ पर असल में उस तरीके से सैलाब मुतासरीन मौजूद ना सेट लगाने की जगह या फंसे हुए लोग मौजूद ना हो, तो आपने एक सेट लगाना है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के दौरों में कुछ चीज़ें बड़ी भरपूर सामने आ रही हैं। मसला इस बात से है कि मरियम नवाज साहिबा के दौरे में अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं पर चूना लगा रही है हुकूमत को अपने नंबर टाँकने के लिए, नंबरदारों को कह के, पटवारियों को कह के, टेंट के नाते जमा करवा के, तंबू के नाते लगवा के, खैमा बस्ती बना के, या अस्पताल बना के, डिस्पेंसरी बना के, देगे उनसे बनवा के एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रही है, और वो पकड़ा जाता है कि ये नहीं, ये यहाँ पर इंतजामिया उस तरीके से विजिलेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इतनी वीडियो शेयर होती है, उनकी नजर से भी तो गुजरती हो, या हमें दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। यार, आप 2 लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले लेना फिर जी। आप कोई 2 ऐसे डीसीज या 2 ऐसे इंतजामिया में अफसरान जिन्होंने आपके दौरों के दौरान
आपको बेवकूफ बनाया, आपको मामू बनाया। हम ये चले तसव्वुर कर लेते हैं कि आपके इल्म में नहीं है, आपकी इंस्ट्रक्शन पे ये नहीं हो रहा, तो फिर आप किसी एक के खिलाफ एक्शन भी तो ले लेना। जो जैसे जंग में हमने देखा, जैसे कल गुजरात में देखा। अब जो ऑप्टिक्स है, देखें वजीराबाद से ये मामला शुरू हुआ था, वजीराबाद में कैंप का दौरा किया, वहां पर तस्वीर जारी हुई, बाहर निकलने के बाद पता चला कि वो कैंप रैप अप हुआ और बंद हो गया, और उसके ऊपर तो वर्जन भी आ गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और वहां पर रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया था झंग के हवाले से जो इल्जामात लगे, और ये बड़े लोगों ने क्लेम किया कि ये सारा कुछ जो है वो इर्द गिर्द की दुकानों से पकड़ धकड़ करके सामान रखा गया था। आपका उस पर भी कोई एक्शन नहीं सामने आया। आपका एक डीसी जो है, वो वक्त जब वबाई अमराज फूट रहे हैं, वो वक्त जब इस वक्त लोगों पे बीमारियों का वो है, वो डीसी पानी पी के सैलाब का दिखा रहा है, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी। उसके बाद आप कसूर में, शेखुपुरा में, मुख्तलिफ जगहों पर आपका जो है वो दिखाया जाता है। आपको क्या दिखाया जाता है कि जनाब आप आए हुए हैं और आपके पीछे 15 कश्तियां जो है ना, और को 50 रेस्क्यू का काम करने वाले लोग, वो जनाब रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ होने के बजाय आपके फ्रेम को बिजी दिखाने के लिए कि बैकग्राउंड में आपके कोई एक्टिविटी नजर आ रही है, आप वहां पे नजर आ रहे हैं। आपके इस्तकबाल के लिए 19, 20, 21, 25 गाड़ियों के काफिले के साथ, लशकती हुई गाड़ियों के साथ, टाकी शाकी मार के जबरदस्त चमकती हुई, चमचमाती हुई वो गाड़ियां, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। जानवर भी जो एक जगह इकट्ठे किए तो बड़े सरफ से धोके खड़े। यानी आप अंदाजा लगाए ना कि एक ऐसा वक्त जिस वक्त इतनी बड़ी आफत टूटी हुई है इस मुल्क पे, सैलाब के इस वक्त के दौरान उन गाड़ियों को चमकाने की वहां पर इंतजामिया, क्योंकि आप तो हेलीकॉप्टर से आपने लैंड किया, आपका स्क्वाड आ गया, स्क्वाड आने के बाद कितने लोग होंगे जिन्होंने उन गाड़ियों को चमकाया। लाहौर से आया ना आपका मोटरकेड, चूना डाला, आप मुझे बताइए ना, आपका कोई रेडीमेड झंग में मोटरकेड तो नहीं खड़ा हुआ, आपका रेडीमेड हर शहर में, हर जिले में आपका मोटरकेड तो नहीं खड़ा हुआ, आपकी सिक्योरिटी गाड़ियां तो मूव होके लाहौर से ही आती है ना। अगर आप हेलीकॉप्टर पे आ रही हैं तो आपकी गाड़ियां तो लाहौर से मूव होके आ रही हैं, लाहौर से यहाँ पहुंचने तक ये तो कोई मान ही नहीं सकता कि उनके ऊपर इस बारिश और सैलाब के दौरान और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से वो गाड़ियां ऐसी चमकती हुई नजर आ रही होती हैं जिससे ये लगता है कि आपका मोटरकेड पहुंचता है, उसके बाद इंतजामिया के 25 लोगों की ड्यूटी लग जाती है कि इन गाड़ियों को चमकाओ। भैया आप उन्हीं लोगों से फिर रिलीफ एक्टिविटीज करवा लेना। रेस्क्यू और रिलीफ में देखें ये दो अलहदा अलहदा डोमेन्स हैं, एक होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, एक होता है रिलीफ, और फिर एक होता है रिहैबिलिटेशन। ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर एक कैलामिटी को रिहैबिलिटेशन का फेज है। अभी तो आप तूफान से नहीं निपट पा रहे, और अब जो नया ब्लंडर सामने आया, यानी आप 5-5 कैमरा की शूट, और फिर देखें असल चीज ये होती है कि आप उसको करें भी किस डिटेल के साथ। आप 5 कैमरों की टीम, अपनी पर्सनल, कोई रिपोर्टर, कोई वहां का लोकल बंदा जो है वो आपके करीब नहीं फटक सकता इस तमाम वक्त के दौरान। आप अपने 5 कैमरे लेके वो कर रहे हैं, उसी को थोड़ा सा चीट कर लें। पीछे से एक कैमरा ऐसा होता है जिसमें बाकी 4 कैमरे भी नजर आ रहे होते हैं, क्रॉस कैमरा शूट। आपका ओटीएस है, आपके ओटीएस में कद्दे से वो भी नजर आ रहे हैं। याद है जब ये रावी में कश्ती में बैठकर पहला दौरा इन्होंने वो चक्कर लगवाए थे, तो उसमें एक कैमरामैन शूट कर रहा है, एक सामने कश्ती में सामने बेचारा खड़ा हुआ है, यानी उसकी जिंदगी दाव पे लगी। अब ये देखे ना, ये कितनी वो अजीबो गरीब सी बात है कि आपने वो जनाब कश्ती है, उस कश्ती के ऊपर एक टेंट लगा हुआ है, उस टेंट के नीचे कुर्सियां लगी हुई हैं, और कुर्सियों के पीछे भी कैमरामैन मौजूद है, इधर भी मौजूद है, दूर किनारे से भी कैमरामैन मौजूद है, यानी आपने लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, साइड, प्रोफाइल शॉट, सब उसके बाद वो सारी सेटिंग हो रही है, पीछे से एक बंदा खड़ा होकर हाथ हिला रहा है, फिर उसकी वो फिल्मिंग हो रही है। यानी आपने इसको जैसे कि फ्यूचर में किसी अपने दीगर मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है, आपने उसके बाद को अखबार में ज़मीमें छापने। भैया आपके आने से अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया एक दिन के लिए जाम हो जाती है आपकी दौरे की तैयारियों के लिए, उसके बाद एक दिन जाम हो जाती है, कोई काम नहीं करती, वो आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है, उसके बाद वो 3-4 घंटे आपकी शूट को एग्जीक्यूट होता हुआ देखते हैं, और उसके बाद वो थक जाते हैं, अगले दिन वो छुट्टी फरमाते हैं। अब आपने वो रीसेंट फुटेज देखी है कि जिसमें वो हाथ हिला रही हैं, नीचे कश्ती वालों को खिताब कर रही हैं, वो इतनी दूर कहाँ किसी के पास आवाज में हुआ है। आपका माइक लगा हुआ है, वो कैमरे के साथ है, कैमरे में आपने आवाज रिकॉर्ड कर। आपने एक मूवी देखी है शायद राउडी ठौर अक्षय कुमार की, उसमें वो दूर की बातें सुनने के लिए जूम इन करके ना वॉल्यूम अप करते हैं, अच्छा, स्क्रीन के ऊपर। मेरे ख्याल में यहाँ भी वही टेक्निक है, जूम इन किया, साइड से वॉल्यूम अप किया, आवाज आ रही है, आवाज वो जनाब वो ऐसा लग रहा है कि एक दरिया का शोर, ऊपर से काम का शोर, मरियम दूर, और फिर अच्छा। तो अब देखें ये मरियम नवाज साहिबा के जो ऑप्टिक्स है ना,
दीज ऑप्टिक्स विल रिमेन। और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का आके कहना कि मरियम बेहतरीन ज़बरदस्त काम कर रही हैं, क्या ही बात है, माशाल्लाह, पाक लगे रहें। मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर है कि ही हैज़ ऑल द राइट कि वो कहीं पे भी जाकर पॉलिटिक्स करें, किसी के भी पीआरओ बने, किसी की भी तारीफ़ करें, किसी की भी बुराई करें, वो उनका अपना वो है। लेकिन अगेन एंड अगेन बिलावल हो, आसिफ अली जरदारी हो, पीपल्स पार्टी हो, मौजूदा पीपल्स पार्टी लाइट ब्लू कलर की नवाज शरीफ है, वो डार्क ब्लू है, वो ओरिजिनल है, वो इनकी जो है ना वो कॉपी। सही। पीपल्स पार्टी के ऊपर इस वक्त जो छाप है वो बाकायदा यही है कि जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का जरदारी विंग है, बिल्कुल ऐसी। वो अलहदा से कोई अपनी जमात नहीं है। वो जाहिर है कि एक तरफ उनके कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी वंस अगेन कसूर मेरा ख्याल है शायद वो इस वजह से, एक तो जाहिर है कि आफत है, एक सारा वो मामला वाइड है। एरिया जो जब से फ्लड आया तब से लेकर अब तक रेड, हम्म। वो जो शो किया जाता है उससे वो रेड है। वहाँ पे जाहिर है कि इस किस्म की सूरत हाल है। फिर वहाँ चौधरी मंजूर साहब भी हैं, वो पार्टी में उनकी अच्छी इलेक्ट भी है, उसकी वजह से भी उन्होंने जो है वो ये दौरा जो है वो ज़रूर किया होगा। लेकिन देखें जो आने वाली आफत है दरिया के अंडों पर आने से पहले और लोहे सरिये वाले प्रोजेक्ट पर आने से पहले जो आफत आ रही है ना, वो आफत इतनी बड़ी है, इतनी भयानक है, जिसका अंदाज़ा जो है वो आने वाले दिनों में होगा सही। बहुत सारे लोगों को। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मरियम नवाज साहबा एक जुमले में ख़त्म कर देंगी कि हमारा ये पहला सलाब था। हाँ, मुझे तो अभी तक तो यही लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं यू विल एंड अप सेइंग कि ये पहला, ओ भैया अभी तक आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर देना चाहिए था, आपको डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए जैसे इमरान खान के ट्वीट अपने। में जुमला बड़ा मज़े का है, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त जेल से बाहर होता तो मैं इस वक्त फंड रेजिंग कर रहा होता, टेलीथन ट्रांसमिशन कर रहा होता, दुनिया को बता रहा होता कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी ये मुसीबत आई। देखिए, आप अगर एक शख्स की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, आईडीपी बनना है, उसको 1 लाख रुपए का नुकसान तस्वुर करें फॉर एग्जाम्पल जी। 1 लाख रुपए का, और आप ये तस्वुर कर लें कि यार 24 लाख लोग या 25 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। जी। तो आप जरा 25 लाख को 1 लाख से ज़रब दे के उसमें सिफर गिन लें और वो कितने खरब रुपए बनते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। इतना बड़ा नुकसान है। और ये देखें, जितना आपका एरिया इस वक्त अंडर वाटर आ चुका है, जितनी खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जितने रकबे अभी कम अज़ कम अगली फसल के लिए काबिल काश्त नहीं रहे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सब्जी की, फ्रूट की, किल्लत आने वाली, गंदम की, हर चीज़ की मद में क्या आगे होने वाला है। चावल हमारे एरिया में तो आप भूल जाए ना, देखिए गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, समडियाल, डस्का, ये सब हिट अब 2 चीज़ों का आप एहतसाब करें ना। एक तो आप हमें ये बताएं, एक तो ये कि इसके लिए आप अभी तक क्यों नहीं कोई मामला कर रहे हैं। बिलावल ने बात की Internationally क्यों नहीं approach एग्रीकल्चर कर रहे हैं? इमरजेंसी की, पंजाब हुकूमत ने अभी तक नहीं। और दूसरा, आप आखिर ऐसा कोई इस बात के ऊपर जवाब देना कि आपके पीपल्स पार्टी के दौर में 2 बड़े सैलाब आए, पीडीएम और जो कि पीपल्स पार्टी और इनका मुश्तरका दौर है 2022, एक और सैलाब आया, और उस दौरान आपने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और 8-9 बिलियन डॉलर का भी एक इश्तेहार लगा था, आपको याद है? 12 बिलियन डॉलर बिलावल ने दावा किया था जिनेवा में इन्होंने ये तो आप मौसमी तो तगय्युरात पर की थी। आप हमें बताएं ना कि आपने कितने बंद बनाए, कितने पुश्ते बनाए, कितने आपने जो बैराजेस हैं उनके कितने गेट्स जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए। सारे जो सिल्ट या सैंड की वजह से या उसकी स्केलिंग की वजह से जो जैम हो गए थे, क्या आपने उनको ऑपरेशनल किया? क्या आपने कोई नहरी निज़ाम बेहतर बनाया? क्या आपने कोई सैलाब की इमरजेंसी में पानी को एक ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी में मुंतकिल करने के लिए आपने कोई राबता नहर जो है वो आपने बना ली? आपने कोई डैम के ऊपर को बहुत बड़ी खातिर खा प्रोग्रेस कर ली? आपने लोगों को, आपकी जो आबादियां जो कच्चे के एरिया में होती हैं, उनके ऐसी किसी नागहानी आफत की सूरत में पहले से उनको इन्फॉर्म करके उनके साजो सामान, ज़रूरी साजो सामान, उनके लोग और उनके जानवरों को मुंतकिल करने के लिए आपने कोई दुनिया में वाहिद कौम है जिन्होंने सबसे ज्यादा सैलाब देखे और सबसे एक्सपीरियंस है इस काम में। तो आप अब अंदाजा लगा लें। फिर आप वो करते हैं, वो जो एक ही बाबा जी को रेस्क्यू करने वाली कहानी, डस्का वाले बाबा जी, अब वो एक ही बाबा जी को आपने मिस आउट कर दिया होंगे मेरे शो में, उसके ऊपर एक नहीं मैंने वो गुफ्तगू सुनी थी उनकी, वो जो कह रही थी वो कभी बकरी नहीं, मैं लेने चली जाती हैं, चले जाते हैं, कभी को मवेशी उनका निकल जाता है तो वो लेने चली। नहीं, मैं ये नहीं समझ पाया उस सारी कहानी में, या अगर नून लीग की इसके ऊपर ये लॉजिक है, मैं जो नहीं समझ पाया वो ये कि चलेंगे तो हम मान लेते हैं कि आप उसको वो आपने उसको रेस्क्यू किया, आपको कश्ती भेज के उसको लाना पड़ा क्योंकि वो बगैर कश्ती के नहीं आ सकता था।
वापस जब उसको मूंछ आई अपनी बकरी की, उसको वहां पर वापस आपने कश्ती पे ड्रॉप किया और छोड़ दिया ताकि उसको कुछ वक्त के बाद दोबारा रेस्क्यू करना पड़े। और लोगों ने उसकी वो वापस कैसे गया? काउंटिंग किया फेसबुक पे कि टोटल 20 मरतबा वो इफ्तिहार नशीन इफ्तिहार साहब ने उसे रेस्क्यू किया। अच्छा, मैं ये काउंटिंग लोगों ने की हुई। देखें अभी देखें जो आपने अलीम खान साहब की बात की, या मामला सिर्फ अलीम खान का तो नहीं है ना, वहाँ पे और भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं। ये अब हैरान कौन है, मैं उस दिन अपने बड़े भाई के साथ मूसा के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उनके कोई जानने वाले हैं चित्राल जी, तो उन्होंने चित्राल के जो वो साहब हैं उबैद भाई, उनके रेफरेंस से ये बात बताई कि यार उबैद भाई से हमारी बात हुई तो वो पहले की बात है। उन्होंने कहा कि देखें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, और वो ये कहते हैं कि ये जो पत्थर है, गोल पत्थर जो आपको दरियाओं के किनारे या दरिया के पाट में नज़र आता है, जब आप जाते हैं सैरो तफरी के लिए नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे इलाके में ना, या हमारे बड़े बुजुर्ग इसको कहते हैं ये दरिया के अड्डे। अच्छा। और जिस जिस मकाम पर वो पत्थर मौजूद है जो आपको दरिया के बेड में नजर आता है, वो बजाते खुद ना उड़ के वहां पर जा सकता है वो पत्थर, ना ही लोग इतने भारी भारी पत्थर, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स उठा कर ले जा सकते। इनको दरिया ही यहाँ पर लाया था, सैलाब ही यहाँ पर लाया था, और ये दरिया के वो अंडे हैं जिनको सेंचने के लिए चाहे 5000 साल बाद आए दरिया जरूर आता है। सही। ये दरिया के वो अंडे हैं जिनको पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंट कहते हैं कि दरिया अपनी मिट्टी नहीं छड़दा, यानी दरिया अपनी मिट्टी नहीं छड़दा, जो उसकी असल होती है ना उसको वापस लेने से। अब दीवार ने अपनी डिमार्केशन दरिया ने दे दी ना, बता दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक मेरा एरिया है, अगर आप इस पे एनक्रोच करेंगे तो फिर मैं बफर जाऊंगा, फिर मैं फैल जाऊंगा। आपने जब उसका रास्ता कम कर दिया, बंद कर दिया, देखें ये अभी मैं देख रहा था कि जो हाउसिंग के सेक्रेटरी हैं उनकी इनिशियली ये खबर आ गई थी कि उन्होंने एक मीटिंग चेयर की और पंजाब हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया कि 214 अरब रुपए की लागत से 300 फुट चौड़ी, 90 किलोमीटर लंबी गालिबन और 27 फुट ऊंची रिटेनिंग वॉल लाहौर के इधर बनाई जाएगी। यानी ठोक के सरिया, ठोक के आप उसमें लोहा कंक्रीट का बेतहाशा इस्तेमाल करें। 214 अरब कितनी खतीर रकम है। अब 150 अरब वो कहते हैं 150 अरब जो है वो लोन होगा और 64 अरब गालिबन जो है ना वो, या वाइस वर्सा, वो अपनी रिसोर्सेज से इकट्ठा करेंगे, चाहे हाउसिंग सोसाइटी एंड यूजर ही पे करेगा ना, जो उन सोसाइटियों में रहने वाला है वही बंदा। हाउसिंग सोसाइटी को अपनी जेब से तो अदा नहीं करेगी। जो 214 अरब है इसमें तो एक अलग शहर आबाद हो जाता है। आप न्यू लाहौर बना ले, आपको इतना शौक, बराज बना लेना, पानी जखीरा कर ले, पानी का मसला भी हल हो जाएगा। जिस भी किसी बंदे ने अपना घर बनाया है ना, वो इस बात से वाकिफ है, या जो कंस्ट्रक्शन के काम को थोड़ा बहुत समझता है या सैनिटरी के काम को थोड़ा बहुत समझता है, उसको मालूम है कि जो वाटर टैंक है उससे जब आप पानी सप्लाई करते हैं किसी भी वॉशरूम या किसी भी पॉइंट तक, आप शुरू में पाइप बड़े साइज का रखते हैं, उसके बाद जैसे जैसे वो एक एक एल्बो लेता जाता है, एक एक मोड़ लेता जाता है, आप पाइप का साइज घटाते रहते हैं, और आखिर में आके जो आपका टैप है या शावर हेड है या सिंक है या टूटी जिसे कहते हैं, वहां पर आके आपका पाइप का जो साइज है वो आधा इंच या पौना इंच रह जाता है। उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। आज आप ये कह रहे हैं कि आप 300 फुट चौड़ा एक रास्ता जो है उसके साथ एक रिटेनिंग वॉल यानी कंक्रीट की का एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जो कि 90 किलोमीटर लंबा होगा। यानी अगर दरिया 300 फुट से ज़्यादा चौड़ाई पर उससे पीछे से आता है तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। जो अभी भी ये जो सैलाब है, अगर ये पूरी गुजरगाह खुली मौजूद हो, ये जहन में रखें, ये जो इंडस वाटर सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, ये 4.5 करोड़ साल की नोन हिस्ट्री है, साइंटिफिक एविडेंस है इस दरिया के इस सरजमीन पर बहने का। सही। और 1 करोड़ 80 लाख साल से जो दरियाए सिंध और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ इसी रूट पर बह रही हैं। और जो वो कमी बेशी ज़्यादा हुई भी है इस दौरान, वो कब हुई है? जब आपने बैराजेस, डैम्स और नेविगेशन, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए, उसके बाद ये सारी जो है वो तब्दीली आई है, जो थोड़ा बहुत रूट में तब्दीली आई है। उससे पहले तो ये
हजारों साल से, करोड़ों साल से इसी तरीके से बहता आ रहा था यहाँ पे। तो जब आपने उसका रास्ता छोटा कर दिया तो 2-3 मसाइल तो आए ना। दरिया अपने रुख भी बदल रहा है दरिया। और ये जहन में रखें कि अगर हम 1,80,00,000 साल की बात कर रहे हैं कि लगभग इसी धारे के ऊपर ये दरिया बह रहा, तो इसने एक सिविलाइजेशन अपने किनारे आबाद की है। इसने एक नेचुरल हैबिटेट, जानवरों का, चरिंद परिंद का, फसलों का, वहाँ की मौसमियाती तगय्युर का, वहाँ पर बारिश होने के पैटर्न का, वहाँ पर चिड़ियों के घोंसलों का, वहाँ पर नबातात के उगने का, ये सारा प्रोसेस उसने क्रिएट किया उस दरिया ने। आप उस दरिया को अल्टर किस तरीके से करने जा रहे हैं कि जब आप उस रास्ते को छोटा कर देंगे और पानी जब अपने बहाव के साथ आएगा, उसको आगे जाने की उतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा? पानी बैक मारता है, रिवर्स करता है, पानी वहाँ पर जमा होना शुरू होगा। और जो पीछे जिस एरिया से पानी को आपने चोक पॉइंट पर लाके खड़ा किया, अगर आप ट्यूबवेल की पीटर डीजल इंजन के आगे 1 इंच का पाइप लगाएंगे तो उसकी थ्रो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएगी। जिस पानी ने इतने बड़े पाइप से निकलना है, अगर तो पाइप फट नहीं जाता तो आपका बहुत ही मजबूत पाइप है और आपका इंजन भी बहुत मजबूत है, नीचे भी मोटर नहीं फट जाती, तो आप अंदाजा लगाएं कि उसकी थ्रो इतनी होगी। तो जब आप 1 किलोमीटर के ऊपर फैले हुए पानी को 300 फुट चौड़ाई से रिटेनिंग 27 फुट की वॉल्स के साथ से गुजारने की कोशिश करेंगे, एक तो वो बैक मारेगा, पीछे उसकी सतह बुलंद होगी और वो वहां पर बंदों और पुश्तों से स्पिल ओवर कर जाएगा, ब्रीच कर जाएगा डैम, तो ज्यादा तबाही लाएगा। उसके बंद हैं। और दूसरा, जब वो 300 फुट की आबी गुजरगाह से गुजरेगा तो उसका प्रेशर आगे इतना बनेगा कि वो कटाव करेगा, देहातों को काटेगा, अपने आगे मौजूद अपना रास्ता तब्दील करेगा। लोगों के ऊपर आप आफत डाल रहे हैं। इस 214 अरब से आप इसी रावी के ऊपर एक पुल गुजारें, दूसरी तरफ कहीं पर एक जमीन, नाम ना लें, इमरान खान ने जो प्लान बनाया था ब्लू वाटर वाला, वो कर लें। और देखें, लोगों को, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट कर दें। उन गरीबों का क्या कसूर है? उनके लिए आपने कंक्रीट खड़ा करके उसमें कोई आपने अपना मार्जिन तलाश करना है, वो सरिये में, लोहे में आपने अपना मार्जिन तलाश करना है। मतलब ये हैरान कुन तौर पर डिजास्टर्स किस्म के, आई डोंट नो। यहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट पहले बनता है, मुझे बड़ा याद है कि जिस वक्त दुनिया टीवी के वक्त में मैंने एक रिपोर्ट की थी जब ये 0 पॉइंट इंटरचेंज बना था, तो जो CDA के साथ और दीगर जो एनवायरनमेंट के मामलात को देखने वाले या उनके हवाले से आवाज़ उठाने वाले NGOs, एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए। वो कहते हैं कि हम तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट देखते हैं कि प्रोजेक्ट पहले बन जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जी, जो कि एक मस्ट है, वो बाद में बन रही होती है कि आपने यहाँ पर 50,000 दरख्त काटे थे, तो अब आपको क्या उसका मुतबादल क्या मसाइल होंगे, आप क्या करें कि आप उसके इफेक्ट को जो है वो रोक सकें। आप आबादी पे आबादी जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, रिचार्जिंग आपको कैसे करनी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपने कहा कि नहीं भाई, हमने तो 27 फुट ऊंची, 90 किलोमीटर लंबी, 300 फुट चौड़ी नजर आती है लोहे की दीवार बनानी है, और उस दीवार से हमने मतलब यानी कि आई वंडर के आपने ये कैसे इतनी आसानी से जो है वो कर लिया। इसके लिए तो बड़ी आपको इस वक्त अब मौजूदा सूरत हाल और अगले साल 20%, 25%, 10 years डाउन द लाइन इससे शायद 50% ज़्यादा बारिश और पानी आना हो। और आज की मनसूबा बंदी पे जब आप 27 फुट ऊंची और 90 किलोमीटर लंबी रिटेंशन वॉल बना देंगे, 10 साल के बाद अगर वो नाकारा हो गई, ये 214 अरब रुपए किसके खाते में जाएंगे भाई? अवाम। आपकी तख्तियाँ लग गई, आपने अपना एंजॉय कर लिया। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।